थे आपका अकबर वगैरह, मुगल, इनकी संख्या भारत में पूरे मुस्लिम में लगभग 5% है। मैंने जितने का नाम लिया 5% के आसपास है। और ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार यही भारत में ओरिजिनल मुसलमान जो बाहर से आए, और ये अपना जो परिवार इनका चल रहा ये बाहरी मुसलमान जो झारखंड में आकर के भारत में आकर के बसे। बाकी बात ऐसा तथ्य लिखते हैं, मैं किसी धर्म पे कमेंट कभी करता हूं नहीं। अभी एक शो में विकास सर ने भी इस बात को रखा कि जो 95% मुसलमान हैं भारत में, इनका परिवार कभी हिंदू हुआ करता था। तो जिस प्रकार झारखंड में दबाव में ईसाइयत को अपनाया गया, बहुत पहले उन चारों मुस्लिम को छोड़ करके लोगों ने इस्लाम को अपनाया। और आज भी जो आपका राजस्थान के आसपास जो मुस्लिम लोग हैं, उनका स्टेटमेंट खुद है कि मैं बहुत पहले, हमारे पूर्वज आज से 4 या 5 पीढ़ी पहले हमारे पूर्वज जो थे हिंदू थे, चौहान फैमिली से आते थे, लेकिन दबाव में जब कत्लेआम हुआ, जिंदा रहना है तो धर्म परिवर्तित करना पड़ा, तो हमने अपने धर्म को परिवर्तित किया। इस पर के ऐतिहासिक तथ्य आते हैं। तो धर्म को बदली करना, जीवन जब जा रहा हो तब तो धर्म बदली करना कोई गलत चीज नहीं है। और क्या है धर्म? क्या है? एक पद्धति है, जिस पद्धति को आप मानते हो, विशिष्ट पूजा पद्धति, चाहे इस्लामिक हो, चाहे ईसाइयत हो, चाहे कोई भी हो, इसी में लोगों को चलना है, अपने जीवन को पूरा करना है। परम ब्रह्म तो एक ही है, परम ईश्वर तो एक ही है, अल्लाह तो एक ही है, जो भी ऊपर बैठा कोई एक ही है। हम दूसरे माध्यम से, हम गणेश जी के माध्यम से, शंकर जी के माध्यम से, पैगंबर के माध्यम से, अल्लाह के माध्यम से और ईसाइयत के माध्यम से हम कहां पहुंच रहे हैं? एक ही जगह पे, जो गॉड एक है, ये कहा जाता है। तो जो अपना धर्म पे विश्वास करता है, उसके धर्म को तोड़ करके उसको बदलना, ये क्या है? ये क्या है? साजिश है। तो झारखंड में क्या चल रहा था? ब्रिटिशों का क्या चल रहा था? एक साजिश चल रहा था। इस साजिश के तहत लोगों को क्या किया गया? तैयार किया गया। कुड़न होगी ना। अभी सूरज आपको बोल दिया जाए कि आप अपना धर्म बदल लो, आप पहले कुछ फेंक के हमको मारोगे, जरूर मारोगे। मैं पढ़ा रहा हूं, उसका मतलब क्या? मैं आपका धर्म थोड़ी बदली करा सकता हूं। मैं यहाँ पे थोड़े कोई मिशनरी से आया हूं, या कोई मदरसा से आया हूं, या कोई मठ से आया हूं। मुझे तो आपके पास ज्ञान देना है सब्जेक्टिव, और ना कोई मैं बाबा हूं, ना कोई बाबा हूं मैं। मेरा क्या है? मैंने जिस धर्म में जन्म लिया, उस धर्म में हमको विश्वास करना, उस धर्म को पालन करना है, उस धर्म की पूजा पद्धति को अपनाना है, और उसी धर्म के साथ जो अंतिम क्रिया होती है, मेरा अंतिम क्रिया तो मैं नहीं करूंगा, वो लोग करेंगे जो मेरे बात के हैं। मेरा जन्म हुआ, वो भी मैंने, जो पद्धति हुई मैंने नहीं किया, तो जो लोग करते हैं वही हमने सीखा। इस्लाम में है कोई दफन होगा, कोई जलेगा, यही होता है ना ज्यादा से ज्यादा। तो किसी के धर्म को परिवर्तित करोगे तो गुस्सा तो आएगा। आज जब गुस्सा आ रहा था, पहले गुस्सा नहीं आता। धर्म के नाम पे पूरा दुनिया सेंसिटिव है, और आज के डेट में सबसे बड़ी लड़ाई कौन सी है? धार्मिक लड़ाई। तो ये था एक झारखंड में एक कारण था। इसमें हम देख रहे हैं जो औपनिवेशिक काल में क्या क्या किया गया। एक चीज और देखिएगा, मैंने बोला इन्होंने दिकुओं का प्रवेश कर दिया। अब दिकुओं ने जमकर शोषण करना शुरू किया, जमकर लूटपाट सब कुछ दिकुओं ने शुरू कर दिया, बर्बाद कर दिया पूरे झारखंड के लोगों को। गरीब हो गए। कई लोगों को यहां से हटा करके चाय बागान ले जाया गया, चाय बागानों में इनसे खेती कराई जा रही थी, समझिएगा। कई लोगों को अफ्रीका ले जाया गया माइंस में काम करने के लिए। जब इन लोग को अफ्रीका ले जाया गया, चाय बागान ले जाया गया, तो बताइए क्या ये लोग कुछ कर सकते हैं? वापस आए तो इनका अपना पहचान खो गया, अपनी आइडेंटिटी खत्म हो गई। आप अपना गांव घर छोड़ करके कहीं बस जाइए ना, 30-40 साल, 50 साल, पता चलेगा आपके घर जमीन पे कोई और घर बना के रह रहा, और आपसे पूछेगा हु आर यू, आपका जमीन, और आपसे पूछा जा रहा हु आर यू, तब कैसा लगेगा? इसलिए बीच बीच में गांव जाते रहना, जमीनों में देखते रहना, ना तो ऐसा ना हो कि हु आर यू हो जाए वहां पे आप। है ना गांव सबका? है ना? अच्छा, गांव में रहते हैं। चलिए, जैसे होते हैं कई लोग, आपका मूल्य यहीं पे है,
कहाँ गांव है? ये दिक्कू है। ये दिक्कू है। जरूरी नहीं है कि छपरा। कोई बात नहीं। भोजपुरी आता है? भोजपुरी आता है। आपका गांव कहाँ? गया। चलिए, आपका तो लोकल, आपका लोकल सूरज, सूरज शशांक, बलिया। देखिए, छपरा, बलिया, गया, इस सब का विकास हो रहा था, झारखंड का विकास नहीं हो रहा था। माइंड नहीं करना है, हमको पढ़ाना है, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं से। आपको यही लिखना है क्योंकि अब जेपीएससी पढ़ रहे हैं ना, मेरा मजबूरी है इसको पढ़ाना, माइंड नहीं करना है, ठीक है। घर जाके बोलना कि सर हम लोग को बुरा बोल रहे थे कि दिक्कू ऐसे था, दिक्कू ऐसे था। अरे जो किए वही ना बोल रहा हूं, जो किए वही ना बोल रहा हूं, नहीं करते तो क्यों बोलता, ठीक है। चलिए, हो सकता है मैं ही दिक्कू हूं। क्या चतरा? अच्छा, हम सदान है। चलिए ठीक है, मैं मूल झारखंडी हूँ, मैं सदान हूँ, ठीक है। और हमारा धनबाद से नहीं हूँ, गढ़वा डिस्ट्रिक्ट से, मूल झारखंडी हूँ और 32 के खतियानी भी। उससे उससे क्या फर्क पड़ता है, थोड़े 32 लागू कर दे रहे। चलिए देखिएगा थोड़ा सा। अब 10 लाख से अधिक लोगों को ये लोग चाय बागान भेज दिया, जो बात कर रहा था। अफ्रीका भेज दिया, जब वापस आए इनका घर जमीन था ही। इनको तो गुस्सा आएगा ना, काम करने के लिए भेजा और पीछे से क्या किया, हमारे जमीन को हड़प लिया। तो औपनिवेशिक काल में इनका खूब शोषण हुआ, धार्मिक, राजनीतिक, इनका मर्यादा को छीन लिया गया। साथ ही औपनिवेशिक काल में जो दिक्कू लोग आ रहे थे बाहर से, वो जो दिक्कू लोग आए थे बाहर से, वो लोगों ने क्या किया, झारखंड की अस्मिता, आपने पढ़ा था, कई गांव में महिलाओं को उठा के ले गए, लड़कियों के साथ अभद्र व्यवहार किया। ये सब चीजें और लोगों को मन में क्या कर रहा था, घृणा उत्पन्न कर रहा था। लोग और गुस्सा हो रहे थे सब चीज से। तो ये एक औपनिवेशिक काल ने क्या किया, पूरी तरह से चीजों को तोड़ दिया। एक समझ में आया औपनिवेशिक काल में क्या हुआ? ये तो हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ चुके थे सारी चीजों को। दूसरा क्या है, राजनीतिक उपेक्षा, पॉलिटिकल उपेक्षा की अगर हम बात करें तो अब देखिएगा, मैंने शुरुआत में बताया था कि 1937 में जो बिहार था हमारा, बिहार तो 1912 में बन गया था, और जो बिहार था थोड़ा देख लीजिएगा। ये मान के चलिए अगर बिहार है पूरा, ये समझिएगा, ये हो गया बिहार, ये क्या हो गया, झारखंड, समझने के लिए। और जो मान के चलिए ये पटना है, पटना क्या थी, राजधानी थी। और ये मैं बात कर रहा हूं 1937 का। तो पूरे भारत में 1937 में एक इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन में कांग्रेस भी पार्टिसिपेट करता है, मुस्लिम लीग भी करता है। मुस्लिम लीग को यह वहम था कि मैं सीट जीतूंगा और मैं आगे निकलूंगा। लेकिन जितने भी बड़े प्रांत थे, जैसे संयुक्त प्रांत हो, बिहार हो, मुंबई का प्रांत हो, एक बंगाल प्रांत छोड़ करके और असम को छोड़ करके, सारे प्रांत में कांग्रेस ने सरकार बना लिया। गांधी जी की कांग्रेस, या कहे सुभाष चंद्र बोस की कांग्रेस, उस समय सुभाष चंद्र बोस भी थे, सुभाष चंद्र बोस की कांग्रेस। इन्होंने पूरे उसी में बिहार में 1947 में कृष्ण सिंह एक व्यक्ति हैं, ये बिहार के क्या हैं, पहले सीएम, ये मुख्यमंत्री बने। तो मंत्रिमंडल जो बना, तो इस मंत्रिमंडल में जो भी मंत्री बने वो मंत्री किस साइड के थे, सब इस एरिया के थे, इस एरिया से एक भी नहीं था। यानी आप कह सकते हैं इनका क्या हुआ, राजनीतिक उपेक्षा हुआ। अब केंद्र कौन बन गया, पटना। अभी क्या होता है ना, जैसे झारखंड में मंत्री पद ऐसे नहीं दिया जाता किसी को, हर क्षेत्र से एक मंत्री बनता है, और क्षेत्र छोड़ दीजिए, हर जाति से मंत्री पद दिया जाता है। मंत्री पद जाति के अनुसार बांटा जा रहा है झारखंड में या अन्य स्टेट में। अब देख लीजिएगा, महतो मंत्री है कि नहीं झारखंड में, है ना, महतो मंत्री कौन है, अच्छा बेबी देवी, चलिए जगन्नाथ महतो की वाइफ। आप पूरा एक बार आप पूरा चार्ट खोल के देखिए मंत्री पद का, हर जाति को मंत्री पद मिला हुआ है अपने जाति का आगे बढ़ाने के लिए।
वो वोट बैंक की राजनीति है। आप देख लीजिए, एक मंत्री और मुस्लिम है ना, हफीजुल हसन कुछ नाम है उनका, वो भी मंत्री है, तो उनको मंत्री पद दे दिया गया। तो मंत्री पद बांट के दिया जाता है। तेली समाज में एक मंत्री पद दे दिया जाएगा, महतो समाज में एक दे दिया जाएगा, आदिवासी समाज में जनसंख्या ज्यादा तो 3-4 मंत्री उधर दे दिया जाएगा। इस प्रकार से बांटा जाता है। लेकिन विडंबना, धनबाद से एक भी मंत्री नहीं, पूरे धनबाद को एक मंत्री पद नहीं दिया गया इस झारखंड गवर्नमेंट में। धनबाद में टोटल 6 विधानसभा क्षेत्र है ना, पढ़िएगा पीटी में 6 विधानसभा क्षेत्र है। आप जोड़ लीजिए, धनबाद 1, गिरिडीह 2, टुंडी 3, सिंदरी 4, निरसा 5, झरिया 6। बगमारा जोड़ लिए, नहीं झरिया अलग है। पूर्णिमा सिंह, धनबाद राज सिन्हा, बगमारा डुल्लू महतो, निरसा अपर्णा सेन गुप्ता, सिंदरी इंद्रजीत महतो है ना, और टुंडी मथुरा प्रसाद महतो। मैं सब विधायक का भी नाम आपको बता रहा हूं। कोई मंत्री है इसमें से? धनबाद की उपेक्षा हो रही है, क्योंकि धनबाद में जेएमएम का वोट बैंक नहीं है। आप समझिएगा, धनबाद में जेएमएम, झरिया कांग्रेस जीता, धनबाद बीजेपी जीता, सिंदरी बीजेपी जीता, अपर्णा सेन गुप्ता किस पार्टी की है? बीजेपी जीता ना, बगमारा बीजेपी, तो 5 तो हट गया। भले गठबंधन है कांग्रेस से, लेकिन 5 तो हट गया। एक जेएमएम मथुरा महतो। तो जब जिस जिला से उसको मंत्री पद नहीं है, मतलब वोट बैंक नहीं है, वो जिला को मंत्री क्यों देगा? समझिएगा बात को, मंत्री भी ऐसे नहीं मिलता। अब कांग्रेस को दिया गया कि आप अपना कोटा से मंत्री बनाइए, कांग्रेस ने पूर्णिमा सिंह को नहीं बनाया, या किसी और कांग्रेसी को इधर से नहीं बनाया, बाकी तो सब बीजेपी के ही। तो सब कुछ देख के मिलता है कि हमारा कहां पे ज्यादा, हमारे जाति में कौन है। एक को दे दिया कुर्मी महतो में, अब दूसरा को नहीं देगा, किसी और को देगा। तो सब देख के काम होता है। तो उस समय भी सब चीज यही चीज हो रहा था। राजनीतिक उपेक्षा होती है किसी भी जगह के, हम बोल सकते हैं धनबाद की राजनीतिक उपेक्षा हो रही है। झारखंड धनबाद के किसी भी विधायक को मंत्री न बनाना धनबाद की राजनीतिक उपेक्षा है। ये बात बोल सकते कि नहीं बोल सकते? लेकिन ये उनका इंटरनल मामला है, जिसको बनाना बना, जिसको नहीं बनाना ना बना, ये उनकी आपसी समझ। अब बीजेपी का आ जाए सरकार तो उसकी अपनी समझ। मोदी ने तो दिखा दिया कि मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जो बिरसा मुंडा के जन्मस्थली पे भी जा रहा हूं, और बिरसा मुंडा का नाम भी मैंने लाल किला से लिया। उन्होंने दिखा दिया। और बहुत प्रधानमंत्री बने, क्यों नहीं किए झारखंड के लिए ऐसा? झारखंड का निर्माण में सबसे बड़ा योगदान बीजेपी का रहा, किसी और का नहीं है। तो कहीं कहीं प्रधानमंत्री अगर अच्छा काम करेंगे झारखंड के लिए तो हम तो तारीफ करेंगे ही। जो अच्छा करेगा उसका तारीफ करेंगे, जो बुरा करेगा उसका नहीं करेंगे, वो कांग्रेस हो चाहे कोई भी। चलिए आगे बात करते हैं। एक हो गया। अब देखिएगा 1937 में इस समय अगर इस क्षेत्र में देखा जाए तो राजेंद्र प्रसाद जो हमारे पहले जो क्या है, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट है, ये बिहार से थे। इनका प्रभाव काफी ज्यादा था कांग्रेस में, गांधी जी के सपोर्टर थे, गांधी जी के साथ रहते थे। तो झारखंड के एक व्यक्ति हैं राम नारायण सिंह, क्या नाम है उनका? राम नारायण। राम नारायण सिंह आकर के राजेंद्र प्रसाद से मिले थे और उन्होंने बोला कि झारखंड की उपेक्षा मत कीजिए, झारखंड का भी कोई एक व्यक्ति को क्या करना है, कैबिनेट में जगह दीजिए, जो झारखंड की बातों को कैबिनेट में रख सके। झारखंड के लोग औपनिवेशिक काल से परेशान हैं, इनका विकास नहीं हुआ है, अभी भी हम लोग औपनिवेशिक काल में ही हैं, लेकिन झारखंड, हमें तो सरकार बनाने का अधिकार दे दिया गया था, तो झारखंड के व्यक्ति को रखिए। राजेंद्र प्रसाद के पास उन्होंने अर्जी दी थी, लेकिन राजेंद्र प्रसाद ने सुझाव दिया, फिर भी कृष्ण सिंह की सरकार में किसी भी व्यक्ति को नहीं रखा गया। इसे बोलते हैं राजनीतिक उपेक्षा करना किसी भी चीज के। आगे देखिएगा, एक व्यक्ति और थे
झारखंड में जो हम चरण में पढ़ेंगे, पहले चरण दूसरे चरण में पढ़ेंगे, एक व्यक्ति थे जयपाल सिंह मुंडा, जिन्हें मरांग गोमके यानी गुरु कहा जाता है। ये बहुत बड़ा नाम है झारखंड का। ये बहुत बड़े नेता हुए झारखंड के, बहुत बड़े। इन्होंने कई बार झारखंड का डिमांड किया। जब इनका राजनीतिक जीवन पढ़ेंगे ना हम लोग, तो थोड़ा सा एक चीज समझ में आएगा, ये राह से भटक गए थे, एक बार नहीं 2 बार। इन्होंने वही काम कर दिया जो इनको नहीं करना चाहिए था, और अंतिम दिनों में ये पछता रहे थे अपने काम से। इन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया था झारखंड आंदोलन को, मंत्री बनने के चक्कर में, कांग्रेस से दूर रहने के चक्कर में मुस्लिम लीग के साथ इन्होंने हाथ मिला लिया था। जो संविधान सभा बना था, संविधान बनाने के लिए उसके मेंबर भी रहे हैं जयपाल सिंह मुंडा, लेकिन जो इलेक्शन हो रहा था उसके लिए ना, वो इलेक्शन वो हार चुके थे। उनको मुस्लिम लीग ने अपने सीट से उनको भेजा था, कॉम्प्रोमाइज किया था उन्होंने। कुछ और भी बातें हैं पाकिस्तान के बात पे लेकर के, उन्होंने एग्री नहीं किया मुस्लिम लीग के साथ, लेकिन बहुत जगह कॉम्प्रोमाइज किया। इसलिए मरांग गोमके का कद कभी बहुत ऊपर गया है और कभी धरातल पे आ गया। तो मरांग गोमके का जो कद था, इन्होंने जो बातें रखी कि झारखंड को अलग आंदोलन को आप क्या करें, एक अलग राज्य बना दे। लेकिन प्रधानमंत्री जो हमारे थे नेहरू जी, उनका कद बहुत बड़ा था, और उनके कद के सामने इनका कद बिल्कुल जीरो था, एकदम जीरो था इनका कद। तो एक प्रधानमंत्री तक आपकी बात पहुंचेगी जल्दी? मुश्किल है। तो इनका कद छोटा था, इसलिए इनकी क्या की गई, उपेक्षा की गई। तो इनकी राजनीतिक उपेक्षा कर दी गई। अगला देखिएगा, जो मैंने बोला था 2 जनवरी 1952, एक डेट है बहुत इंपॉर्टेंट, 2 जनवरी 1952। तब तक भारत में इलेक्शन भी हो चुका था, पहला इलेक्शन हो चुका था 85-51 में। सुन लीजिएगा, यही वो डेट है जिस दिन प्रधानमंत्री नेहरू मोरहाबादी मैदान में भाषण दे रहे थे। अब भाषण के दौरान उन्होंने बोला, झारखंड फारखंड कोई राज्य नहीं बनेगा। और आज एक प्रधानमंत्री उलिहातू जा रहे हैं बिरसा मुंडा को नमन करने। अपने आप में गर्व की बात है झारखंड के लिए। उस परिपेक्ष में नेहरू नहीं समझ पाए कि झारखंड का क्या महत्व। ये प्रधानमंत्री झारखंड के महत्व को समझ रहे, लाल किले से भी भाषण दे रहा और जा भी रहा है घर पे। उलिहातू के लिए, झारखंड के लिए फख्र की बात है। वह व्यक्ति आपके लिए, हमारे लिए शहीद हुआ। वो व्यक्ति पूरे देश के लिए शहीद हुआ। उसकी लड़ाई झारखंड जैसे छोटे प्रदेश में जरूर हुई, लेकिन किसके खिलाफ हुई? अंग्रेज के खिलाफ हुई। वो व्यक्ति मर गया, उसे जहर दिया गया। हमने पढ़ा था ना, अंग्रेज बोलते हैं जहर नहीं दिया, लेकिन वो जहर देकर मार दिया गया। बोला जाता डायरिया से मरे, हैजा से मरे। वैसे व्यक्ति को जाकर उनके घर पे, नेटिव प्लेस पे नमन करना बहुत शानदार काम है। तो भारत के प्रधानमंत्री की आज जितनी प्रशंसा की जाए ना, उतना कम है, उतना कम है मेरी नजर में। आगे देखिएगा, ये चीजें हो रही थी। अब झारखंड फारखंड नहीं मिलेगा, अपने आप में ऐसा शब्द किसी भी प्रधानमंत्री को नहीं बोलना चाहिए, कभी नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलता कोई आपको टोक देगा, पढ़ रहा तुमको नौकरी फोकरी नहीं। क्या ये शब्द आपको अच्छा लगेगा? जब अपने ऊपर सोचिए ना, तो प्रधानमंत्री होके बोलते हैं मैदान में, झारखंड के मैदान में, कि झारखंड फारखंड कुछ नहीं मिलेगा, यानी आप पद की गरिमा को नहीं समझ पाए। आपने बहुत महान काम किए, बहुत अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन झारखंड के इतिहास में अगर ये काम आपका देखा जाए ना, तो झारखंड के लोगों को ये पसंद नहीं आएगा। चलिए आगे देखते हैं, असंतुलित विकास पे बात करते हैं। अगला क्या हमारा, किस मैदान में दिया? मोरहाबादी मैदान। अभी भी जितनी मीटिंग होती है ना, सब मोरहाबादी मैदान में ही होती है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, असंतुलित विकास। अगर असंतुलित विकास पे हम बात करें तो क्या क्या बात कर सकते हैं, सोचिए थोड़ा सा। आप ही लोग बोलिए क्या बात कर सकते हैं। चलिए हम यही बोल सकते हैं, बिहार के क्षेत्रों का विकास ज्यादा हो रहा था इन कंपेरिजन ऑफ झारखंड। बट इसको साबित कैसे करें?
जी डेवलपिंग शहर को देख के गया हो गया और पटना हो गया और बेगूसराय हो गया, ये सब डेवलप कर रहा था। यहाँ झारखंड में धनबाद के अलावा कोई जिला डेवलप नहीं कर रहा था। राइट, परफेक्ट है। थोड़ा सा कुछ डेटा पे आते हैं, आंकड़ों का खेल देखते हैं क्या था। देखिएगा, आंकड़ों का खेल बहुत जरूरी है। अब मान के चलिए झारखंड में पूरे देश का 34% खनिज है, पूरे देश का। मैं उस समय की बात कर रहा हूं, उस समय के डेटा से बात कर रहा हूं, अभी के डेटा से बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, थोड़ा समझिएगा। 34% के आसपास। और अगर हम बात किया जाए बिहार नहीं, अगर हम बात करें इनकम की, जो झारखंड क्षेत्र है, हम इधर रखते हैं बिहार को। किसको रखते हैं? बिहार को। इधर किसको रखते हैं? झारखंड को। यानी झारखंड का जो क्षेत्र था, वो जो कमाई कर रही थी पूरे बिहार का, तो उसकी कमाई थी पूरे बिहार का 75%। ये कमा रहा था इनकम। यानी जो, अगर ये बिहार है और ये झारखंड है, एक ही में था, इधर का क्षेत्र कितना कमाई कर रहा? 75%। तो इधर का क्षेत्र कितना कर रहा? 25%। अब ये इनकम है। अब हम थोड़ा खर्च देख लेते हैं। ये कितना हो गया? 25%। अब हम खर्च देख लें तो जो 75% कमा रहा है उस पर थोड़ा खर्च कीजिएगा ना। तो इनके ऊपर कितना खर्च किया जा रहा था बजट में? मात्र 20%। और इस पे कितना खर्च हो रहा था? 80%। ये तो भाई गोलमाल है। कमा रहा है ये झारखंड, छोटा भाई कमा रहा, और सब खाना कौन खा जा रहा? गड़ी छुहारा किशमिश हॉर्लिक्स कौन खा रहा? बड़ा भाई। तो बड़ा भाई तंदुरुस्त नहीं होगा, घोड़े जैसा हिनहिनाएगा। ये घोड़े से हिनहिना रहा था, इसकी कमाई कम थी, खर्च ज्यादा था। ये मेंटेनेंस में था, ये मेंटेनेंस में नहीं था। तो अब खर्च यहाँ पे 20% ही हो रहा है, तो इस क्षेत्र के जो जिले हैं इनका क्या कंडीशन होगा? इनका कंडीशन खराब होगा। और इस क्षेत्र में जो पैसा खर्च हो रहा है इसका कंडीशन क्या होगा? इनका कंडीशन अच्छा होगा। ये डेटा बहुत कुछ बताता है, आंकड़ों का खेल। हम मुंह से कितना भी बोल देंगे, साबित कर पाएंगे? ये उसका खर्च, यानी झारखंड का जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र पे इन्होंने कितना खर्च किया? मात्र 20%। यहाँ कितना किया? 80%। देखिए 25% कमाया, यानी 25 रुपया कमा रहा है और इस पे 80 रुपया खर्च हो रहा। ये 75 रुपया कमा रहा, इस पे मात्र 20 रुपया खर्च हो रहा। तो क्या इस क्षेत्र का विकास हो पाएगा इस 20 रुपए में? कम से कम 50-50 भी कर देते। कमाई तो हम न दे रहे हैं, क्योंकि कमाई किससे थी? खनिज से थी, औद्योगिक क्षेत्रों से कमाई थी। कृषि से कितनी कमाई हो जाती? बिहार तो आज भी जो कमा रहा है कृषि से ही कमा रहा है, झारखंड जो कमा रहा है। इसीलिए तो सबसे बड़ा दर्द था कि झारखंड को न दे, सबसे बड़ा दर्द था कि कमाने वाला हाथ न कटा दे। इसलिए कोई भी मुख्यमंत्री इस बात को सुनना ही नहीं चाहता, कोई भी नहीं सुनना चाह रहा, कोई भी देश का प्रधानमंत्री इस बात को सुनना ही नहीं चाह रहा था। कान पे जुए तक नहीं रेंग रहे थे प्रधानमंत्रियों के। अभी हम इसमें बहुत कुछ और देखेंगे, देखिएगा। दूसरी चीज, अगर हम सिंचित भूमि की बात करें, भूमि सिंचित होती है ना, सिंचित भूमि की बात करें तो इधर मात्र 5% ही भूमि सिंचित थी उस समय तक। और अगर इधर हम बात कर ले तो इधर की भूमि 20% सिंचित थी। देख लीजिए, इधर भी फर्क है। मैंने क्या बोला? बैराज परियोजना बना करके, पलामू में डैम बना करके पानी बिहार गया को दिया जा रहा है, और पलामू सूखा के चपेट में। जब ऐसे हो रहा कंडीशन, तो लोगों के दिमाग में क्या आएगा? पलामू के दिमाग में क्या आएगा? गुस्सा आएगा, आक्रोश आएगा। क्यों? कि हमारा जो सुविधा है हमको न मिल करके आप दूसरों को दे रहे हैं, हमारा विकास नहीं कर रहे, तो रोजगार आप नहीं दे रहे हैं। ज्यादा ज्यादा 3rd क्लास 4th क्लास नौकरी देते हैं, वो भी नहीं देते। बड़ा बाबू बना रहे हैं सब बाहर को, A क्लास B क्लास की नौकरियां बड़े को दे रहे हैं और हमें कुछ नहीं दे रहे हैं। उसके बाद ये भी मतभेद हमारे साथ किया जा रहा है। ये परसेंटेज है मतभेद का, जो सबसे बड़ा रोनीय चीज था। अगर ग्रामीण
विद्युत की बात कर ले, ये ग्रामीण विद्युत है, ठीक है। इधर मात्र 5% गांव में बिजली थी और इधर कितने परसेंट गांव में बिजली थी? 40%। यानी बिहार के गांवों का विकास झारखंड के गांवों से ज्यादा हुआ। अगर बिजली न हो तो विकास जीरो, मान के चलिए। अभी शाम में निकल रहे थे दिवाली के दिन, चाहे कहीं भी आप निकल रहे थे, या दिवाली ना हो तो अभी स्टील गेट एक बार पार कीजिए, बी बाजार जाइए, सारा खेल बिजली का। बिजली नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं होगा। हम लोग क्या है, हम लोग मॉल घुसते हैं, खरीदे चाहे ना खरीदे, एसी का हवा खाते हैं, उधर घूमते हैं, बैठते हैं। वो सब किससे चल रहा है? बिजली से। जो लाइटिंग है, जो कपड़े दुकान में मॉल में बेचा जा रहा है, जो भी चीज सिनेमा हॉल चल रहा है, सब किससे चल रहा है? बिजली से। 2 दिन बिजली गायब हो जाए, सबका इन्वर्टर बैठ जाए, फिर तो आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगा। और गांव में खेती करना तो बिजली तो चाहिए। तो गांव में जो है बिजली कितनी थी? झारखंड के गांव में 5% और बिहार के गांव में बिजली कितना था? 40%। ये मतभेद तो बता रहा है ना कि किसका विकास हो रहा था। सेंटर कहां था? पटना में। सेंटर कहां था इसका? पटना में। तो पटना में सेंटर था और एक भी मंत्री को नहीं रख रहा था इधर, सारे मंत्री उसी साइड के थे। तो मंत्री कहां देखेंगे? अपने क्षेत्रों को देखेंगे ना, झारखंड के क्षेत्र को देखने आएंगे। ये एक असंतुलित विकास था। सड़क का भी वही हाल था। बिहार में सड़कें काफी बन रही थी और झारखंड में सड़क ना के बराबर बन रहा था। अब असंतुलित विकास को समझाने के लिए आपके पास प्रॉपर डेटा है, समझा पाइएगा ना। सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा। असंतुलित विकास कैसे? सड़क से, बिजली से, कमाई से, खर्च से। साबित कर दीजिए, कोई भी आपको नंबर देगा, बढ़िया से बनाइए डायग्राम इसको, असंतुलित विकास को। क्या असंतुलित विकास था? तो असंतुलित विकास ने क्या किया? अपने आप में चीजों को खराब कर दिया। साथ में मैंने आपको बताया था कि 1990 में एक रैंकिंग आई थी, बताया ना, सर्वे हुआ। सर्वे का पैमाना कितना था? 9 पैमाने पे सर्वे हुआ। तो 9 पैमाने में एक कृषि उत्पादन था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। एक पैमाना रखा गया सिंचाई, एक पैमाना गोदाम यानी भंडारण की कैपेसिटी क्या है, एक पैमाना ग्रामीण विद्युतीकरण, एक पैमाना बनाया गया बैंक की शाखाएं कितनी है, ब्रांच कितनी है, एक पैमाना शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, जनसंख्या। 9 पैमाने एडजस्ट किए गए और 9 पैमाने पर जब रैंकिंग की गई, कितने जिलों की रैंकिंग हुई थी? 39 जिलों की रैंकिंग हुई थी। तो टॉप पे कौन थे? टॉप पे बिहार वाले जिले थे और लो में कौन थे? यानी झारखंड के जिले लो में थे। ये रैंकिंग भी बताती है असंतुलित विकास का। आज हमारे देश में असंतुलित विकास हो रहा है, असंतुलित विकास हो रहा है। अमीर आदमी के पास पैसा बहुत आ रहा है और गरीब आदमी के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है सही से। इस जगह पे भारत की गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट हो या हमारी स्टेट गवर्नमेंट, बिल्कुल फेल है। रोजगार देने में भारत की गवर्नमेंट फेल, मोदी गवर्नमेंट। झारखंड की गवर्नमेंट फेल है रोजगार देने में। इससे बेहतर बिहार की गवर्नमेंट है रोजगार देने में, बहुत अच्छा रोजगार दे रही, वैकेंसियां दे रही, लोग नौकरी निकाल रहे हैं। आप लोग पास बहुत अच्छा मौका है, बिहार वालों के पास, जो बिहार के रेसिडेंट्स हैं, बहुत मौका। नौकरी कहीं ना कहीं 6 महीना 8 महीना में लग जाएगा। थोड़ा सा 8 महीना अपने आप को क्या कर देना है, अपने आप का विकास में लगा देना है टाइम। ऐसे भी आपका नाम विकास है, अपने आप के विकास में लगाइए। नहीं लगाओगे तो फिर समस्या होगी। कल भी हम लोगों ने बातें की थी, कल इस पे टीचर डे में, चिल्ड्रन डे में काफी बातें हुई थी कल। चलिए देखिएगा थोड़ा सा। अब अंतिम से सारे जिले लगभग कौन आ गए थे? झारखंड का। झारखंड का एक जिला अच्छे पोजीशन पे था, कौन था? धनबाद था। रांची 11 नंबर, लोहरदगा 12 नंबर, सिंहू 13 नंबर। नीचे से इनकी स्थिति नीचे से थी वैसे, अब कुछ नहीं था। अब नदी घाटी परियोजना, साथ ही ये जो विस्थापन की परियोजनाएं थी, ये सब परियोजनाएं से विस्थापन किसका हो रहा था? झारखंड के लोगों। धनबाद में विस्थापन, जमशेदपुर में विस्थापन, पलामू में विस्थापन, हर जिला में विस्थापन। पूरा झारखंड आप देख रहे, पूरे झारखंड में विस्थापन का दौर चल रहा था। लोगों को अपने पुरखों की जमीन, पुरखों का घर छोड़ना पड़ रहा था। बदले में गवर्नमेंट मुआवजा दे रही थी, लेकिन मुआवजा लेने में भी पीढ़ियां दर पीढ़ियां बीत जा रही थी।
मुआवजा नहीं मिल रहा था। अभी एक नेता उभरा, जयराम महतो, वो लड़ाई लड़ रहा है कि बीसीसीएल में जो जमीनें ली गई है उसके बदले में लोगों को उचित मुआवजा नहीं दिया गया और खनन काम किया जा रहा है, कोयला निकाला जा रहा है, और वो हर जगह पहुंच रहा है जहां पर उसको बुलाया जा रहा है, उस नेता को। इसने वही रुख अपनाया है जो बहुत पहले झारखंड आंदोलन में रुख को अपनाया गया था। अपना राज, अबुआ राज की तो बात चली, लेकिन झारखंड बनने के बाद भी अबुआ राज कहां आया? क्या झारखंड के लोगों की स्थिति बहुत अच्छी हो गई? नहीं हुई। सिर्फ आंदोलन से राज्य मिल गया, लेकिन राज्य के लोगों को हक नहीं मिला अभी तक। तो समय समय पे आप देखिएगा कोई ना कोई क्रांतिकारी सोच के साथ झारखंड में आता है और संविधान के अंतर्गत लोग अपना बात को रख रहे हैं। राजन भैया हैं, इनका भी जमीन गया, अभी तक मुआवजा नहीं मिला। 10 नौकरी का बात 6 मिला नहीं मिला ना पूरा। अगली पीढ़ी ले पाएगी कि ये ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, कौन जानता। तो आपका जमीन है, आपका जायदाद है, सब चल जा रहा है, लेकिन आपको मुआवजा नहीं मिल रहा है, क्योंकि मुआवजा का सारा खेल कहां से हो रहा? पटना से हो रहा। तो लोगों को लगेगा ना हमारा अपना स्टेट हो, हमारा अपना राज्य हो, अपने जगह से काम चले, तो हो सकता है कि हमारे अपने लोग गद्दी पे बैठे तो हमारे दर्द को समझेंगे और हमारे दर्द को समझते हुए जो भी समस्याएं हैं वो सॉल्व होगा। ये तो बैठ जाता है मन में ना। आपको अगर कोई समस्या होती है तो आपको सबसे ज्यादा भरोसा आपको अपनी फैमिली पे होता है, अपने लोगों पे होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपको मालूम है वो आपको ब्लाइंडली सपोर्ट करेंगे। आपकी फैमिली, माँ पापा ब्लाइंडली सपोर्ट करेंगे। हो सकता है आपका दोस्त सपोर्ट न करे, इनकेस। और सच्चाई है, दोस्ती 18 साल 15 साल के बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। 15-16 साल के लड़कों को दोस्ती बहुत अच्छा लगता है। जो 20-22 तक एकदम लगता है ना कि जीना तेरे लिए दोस्त, मरना तेरे लिए दोस्त, ये 22 साल तक का बात है। लेकिन जब इनकम की बात आती है, जब कमाई की बात आती है, सब अपना अपना रास्ता काट के उस समय निकलना शुरू कर देगा। कोई दोस्त, वही दोस्त आपको साथ देगा जिसके पास काम नहीं, वही दोस्त आपको साथ देगा जिसके पास काम नहीं है। सच्चाई है। हमने भी दोस्ती की है जीने मरने की, लेकिन आज साथ में नहीं। उसका कुछ अपना स्वभाव, मेरा कुछ अपना स्वभाव। एक एज आने के बाद, बचपन से दोस्ती थी, क्लास नर्सरी से, जो कहा जाता है कि बेस्ट फ्रेंड, वो नेता बन गया, मेरा उससे नहीं पटा। आज भी वो नेता विधायक डुल्लू महतो का आदमी है, मेरा नहीं पटता, क्योंकि उसकी सोच मेरी सोच में बहुत अंतर है। जब हम एक एज में बड़े हो रहे थे, उस समय तक जब हम लोग चीजें चल रही थी, तो हमारा सोच एक जैसा था, लेकिन हमारी सोच बदल गई। और आपके भी जो दोस्त होंगे ना, उनकी भी सोच बदलेगी समय के साथ। तो दोस्ती एक टाइम तक बहुत अच्छी लगती है। इसके मामले में लड़कियां बहुत अच्छी है, दोस्ती के मामले में मतलब से मतलब रखती है अपनी सहेलियों से। बिल्कुल, ये सच्चाई है। मतलब से मतलब उतना ही मतलब रखती है जितना से एक दूसरे का काम निकल जाए। थोड़ा सा मन मुटाव होगा तो लड़कियां एक दूसरे से बात करना तक बंद कर देगी। थोड़ा सा मन मुटाव में। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? होता है ना? एग्री कर रहे हो ना? आप दोनों गुपचुप खाती हो तो अपना अलग अलग पैसा देती होगी, वो दे देती। अच्छा चलिए, थोड़ी सी अच्छी फ्रेंडशिप है दोनों में, कभी ये कभी वो। लेकिन ज्यादातर ही होता है कि 4 लड़की खड़ी है ना, अपना पर्स खोलेगी, चारों पैसा देके चल जाती है। मतलब वो क्या है ना, बी प्रैक्टिकल है, ये अच्छी बात है। बी प्रैक्टिकल होना अच्छी बात है। और लड़के प्रैक्टिकल नहीं है। लड़के आज तू दे दिया, वो दे दिया, वो दे दिया, दौड़ दौड़ के निकालते हैं पर्स। जो पहले पर्स निकाल लिया वो दे दिया, लेकिन उसमें से एक ऐसा रहेगा सिर्फ पर्स पे हाथ रखे, वो जाके खड़ा हो जाएगा। और एक ऐसा होगा, दे दिया क्या, हम देने वाले थे बस। उसका डायलॉग ये होता है। एक दोस्त ऐसा भी होगा, अच्छा दे दिया, ठीक है चलो, वो भी निकल जाएगा। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति आपके सामने नया आता है, अपना पैसा तुरंत खर्च करो, इज्जत बनेगा आपका। हमेशा दूसरे का खाओगे ना, अरे तो बहुत दिक्कत होगा। थोड़ा खर्च करो, ठीक है। हम लोग का दोस्त है जो, देख सब कमाओ दोस्त, सारे फ्रेंड कमाओ है, कोई करोड़ों कमा रहा है, कोई कुछ कमा रहा है, सब कमाओ है। कैमरा लगा हुआ नहीं बोल पाएंगे, तो बहुत बहुत लोग कमा रहे हैं। तो हमारे में होता ही नहीं है।
कोई वो बिल दे दिया, कहीं वो बिल दे दिया, 5,000 का बिल है, 10,000 का बिल है, तो कोई भी दे दिया, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबका इनकम है। जहां इनकम नहीं हो वहां पे थोड़ी समस्या हो जाती है। लेकिन एक दोस्त ऐसा भी है, इनकम होने के बाद भी 1 रुपया नहीं खर्च करता, और सिर्फ खाने को सोचता है, सिर्फ खाने को सोचता है। तो होती है चीजें, ठीक है। चलिए आते हैं आगे, आगे बात करते हैं क्या फिर आगे, नौकरियों पर। ये समझ में आया? चलिए, नौकरियों पर गैर झारखंडियों का कब्जा, इसमें तो कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं। ए कैटेगरी, बी कैटेगरी की नौकरी सब दिक्कू को हाथ में थी, और सी और डी कैटेगरी की नौकरी किसको मिला था? झारखंडियों के। और बहुत मुश्किल से, अगर कोई एक कैटेगरी की नौकरी पे काबिज है और उसका कोई रिलेटिव कहीं पे रह रहा, तो उनको ला करके उस सी और डी में लगा देता था, उनसे अगर बचता तब मिलता, ना के बराबर। तो नौकरी अगर ना हो, एम्प्लॉयमेंट अगर ना हो, तो क्या कोई राज्य चल पाएगा? उससे लोग चल पाएंगे? तो यहाँ के लोगों का पलायन होना शुरू होगा। बात को समझिए, नौकरी नहीं मिलेगा तो यहाँ के लोग क्या करेंगे? एक परिवार में कोई 1-2 व्यक्ति खेती करेगा, बाकी किसी स्टेट में, अहमदाबाद, गुजरात, मुंबई, दिल्ली नौकरी करने जाएंगे और कमा कमा करके पैसे भेजेंगे। तो पलायन का सबसे बड़ा कारण यही था। झारखंडी के लोगों को, जो झारखंडी थे, उनका पलायन बाहर शुरू हो गया, और दिक्कू सब नौकरियों पर कब्जा करने के लिए उनकी जनसंख्या बढ़ती गई। तो जनसंख्या में भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। जनसंख्या में क्या आया? एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। देश एक है, कोई कहीं जा सकता है, कहीं रह सकता है। बातें तो ऐसे भी होनी चाहिए। जब हम लोग भारत की बात करते हैं तो भारत की बात करते हैं, लेकिन जब जॉब की बात करते हैं तो झारखंडी और बिहारी करते हैं। ये अपने आप में भी बहुत बड़ा अच्छा संकेत नहीं है? किसी भी समय में फ्रैक्शन आना, चीजों को तोड़ना, एक समय संप्रभुता के लिए नुकसानदायक चीज हो सकता है, किसी भी देश के लिए। इसलिए इंडियन होकर के अगर सोचा जाए, शुरुआत से ही जो व्यवस्था डाल दिया गया, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। अच्छा भी है और बुरा भी है, दोनों चीज है। चलिए, तो नौकरियों पे किसका कब्जा हो गया? बाहरियों का। और झारखंड के लोग किस पे काम कर रहे थे? चतुर्थ श्रेणी में ज्यादातर। अब एक है संवेदनहीनता, है अगला पॉइंट। आंदोलन को लेकर संवेदनहीनता कैसे नहीं होगा? मैंने लिख के दिया, मैंने लिख के दिया है, ठीक है। तो संवेदनहीनता का मतलब समझिएगा। पहला बात, अगर आप कुछ डिमांड कर रहे हैं अपने घर में कि मुझे एक टैब चाहिए या एक लैपटॉप चाहिए, मुझे जरूरत है, क्योंकि छोटे से मोबाइल में मैं पढ़ नहीं पा रहा, आपने डिमांड पुट कर दिया घर में, और आपके घर वाले उस बारे में सोच ही नहीं रहे, एकदम सोचे ही नहीं। आपने बोल दिया, उन्होंने सोचा भी नहीं। ये नहीं कि बैठ करके 2 लोगों ने डिसाइड किया कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है, आर्थिक सपोर्ट नहीं है, नहीं दे पाएंगे, ये भी बात आपको बता दिया जाए। अगर सोचे ही नहीं तो कैसा लगेगा? फिर घर वाले पे खराब लगेगा। तो जब ये झारखंड की मांग कर रहे हैं, झारखंड की डिमांड कर रहे हैं कि हमें एक झारखंड चाहिए, हमें अपना क्षेत्र चाहिए, और आप सोच भी नहीं रहे केंद्र में बैठ करके, और आप बिहार में बैठ करके, बिहार का मुख्यमंत्री बन करके आप सोच भी नहीं रहे कि दिया जाए, आप उल्टा बोल रहे हैं झारखंड फारखंड नहीं बनेगा। और झारखंड के सीएम बोलते हैं, कौन सा झारखंड, कैसा झारखंड? एक सीएम बहुत बाद में बोलता है कि झारखंड मेरी लाश पे बनेगा। मतलब क्या है? आप सोच नहीं रहे हैं कि उनके लिए कुछ किया जाए। तो जब नहीं करोगे तो धीरे धीरे चेहरा बदलेगा, और आंदोलन क्या होते जाएगा? बड़ा होते जाएगा। आंदोलन क्या करता? अपने साथ चेहरों को जोड़ते जाता। कोई भी आंदोलन एक मास मोबिलाइजर हो जाता है, और उसमें एक चेहरा आता है ना, पूरे सरकार को, पूरे सिस्टम को हिला कर रख देता है। जो बिरसा मुंडा ने हिला कर रखा, ये भी हिलाएंगे एक दिन। अभी तो हम कारण को जान रहे हैं, आंदोलन तो हम पढ़ ही नहीं रहे हैं। आंदोलन क्यों हुआ हम उस पर बात कर रहे हैं, क्योंकि जब भी प्रश्न आता है ना, कारण जरूर पूछता है, और आपको कारण लिखना होगा। मुझे नहीं लग रहा कि आप इतना सुनने के बाद आप लिख नहीं पाइएगा, आप सब लिख दीजिएगा। अब सुनिएगा दूसरा चीज, इसको लोग आम परेशानी मान रहे थे, ये लोकल परेशानी है, कुछ नहीं है, झारखंड बनाकर कोई फायदा नहीं है, झारखंड का विकास पटना से ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी संवेदनहीनता थी लोगों, समझ ही नहीं पा रहे थे क्या है। केंद्र और राज्य सरकार इसको समझने का प्रयास नहीं कर रहे कि क्या हो सकता है, क्यों लोग डिमांड कर रहे हैं।
आंकड़ा आने के बाद भी, ऐसा सेंसिटिव आंकड़ा आने के बाद भी, डिलीट हो गया, ऐसा सेंसिटिव आंकड़ा के बाद भी ये लोग कुछ करना नहीं चाह रहे थे। 1990 की बात किया ना हमने, जो आंकड़ा आया, सारे जिले पीछे थे, उसके बाद भी वो कुछ नहीं करना चाह रहे थे। हालांकि 1995 में एक स्वासी परिषद का गठन किया गया। स्वासी परिषद मतलब एक परिषद बना दिया जाए, काउंसिल बना दिया जाए, जो झारखंड से जुड़े हुए मामलों को मंत्रिमंडल में रखे। उसमें शिबू सोरेन जो थे उनको उसका अध्यक्ष बनाया गया। पढ़ेंगे शिबू सोरेन के हम जब पहुंचेंगे। लेकिन बनाया तो गया, लेकिन उनकी बात को सुने तब ना। बाद में पद से इस्तीफा देके हट गए, उसका भी कोई महत्व नहीं था। 1939 में सतीश चंद्रा द्वारा झारखंड में बंगाल में शामिल करने का प्रस्ताव पेश किया गया। अब देखिएगा, एक तो हम डिमांड कर रहे हैं किसका? झारखंड का। एक सतीश चंद्रा नामक व्यक्ति थे, उन्होंने बिहार सरकार में प्रस्ताव दिया, बिहार मंत्रिमंडल में, कि झारखंड को काट करके बंगाल में शामिल कर दिया जाए, अलग झारखंड नहीं। अब झारखंड कहां जाएगा? बंगाल में। तो उस समय जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने क्या कहा, झारखंड किसी भी कीमत पे अलग राज्य नहीं बनेगा और न ही किसी जिले में शामिल होगा। बंगाल का तो बात छोड़ दीजिए, उसको हम अलग राज्य नहीं बनने देंगे, हम बिहार से नहीं काटेंगे। संवेदनहीनता है ना। स्टेटमेंट क्या है कि झारखंड के लोग हम सोच ही नहीं रहे, और नहीं सोचेंगे तो काम ही नहीं होगा। और लालू यादव जी का आखिरी प्रवचन, झारखंड हमारी लाश पे बनेगा। तो कहां लालू जी का लाश है? अभी तक जिंदा तो है, झारखंड तो बन गए। तो ये हाई पॉलिटिक्स ड्रामा होता है नेताओं का। झारखंड के पैसे से बिहार को आगे बढ़ाना है तो कोई मुख्यमंत्री चाहेगा कि हमारा पैसा देने वाला, या जो बोलते हैं कि ऐसा मुर्गी जो सोने की अंडा देता है उसको काहे छोड़े? तो कोई भी झारखंड को इसलिए नहीं छोड़ना चाहता था। और एक चीज और हुआ था, जैसे हम बात करेंगे जब प्रथम चरण में बात करेंगे, थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। एक 1953 का एक दौर था। इस दौर में एक बना था राज्य पुनर्गठन आयोग। ये आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा, राज्य पुनर्गठन आयोग। इसको लेकर कुछ बातें, ये क्यों बना थोड़ा सा मैं समझा दूं इसको। देखिए 1948, फिर 1948, ये दो, और ये 1953, ये तीन चीज पे मैं बात करूंगा। 1948 में एक आयोग बना जिसे बोलते हैं धर आयोग। क्या बोलते हैं? धर आयोग। फिर 48 दिसंबर में एक आयोग बना जिसको बोलते हैं जेबीपी समिति। इसको समझ लीजिए। ये मैं इंडियन पॉलिटी पे आ गया हूं थोड़ा सा। 1948 में अलग राज्यों की मांग चल रही थी, बहुत सारे राज्य कि हमें बनाया जाए, अलग राज्य दिया जाए। और जो मांग था वो बोल रहे थे कि भाषा के आधार पे हमें राज्य बनाया जाए, यानी हमें मद्रास से काट करके, चेन्नई से मद्रास से काट करके आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य बनाया जाए। क्योंकि हम लोग आंध्र प्रदेश वाले क्या बोलते हैं? तेलुगु बोलते हैं, और मद्रास के लोग क्या बोलते हैं? मद्रासी बोलते हैं। तो अलग राज्य बनाया जाए। तो ये डिमांड बहुत सारे राज्यों से उठने लगा। तो उस समय गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम क्या था? धर आयोग। और धर आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी 48 में ही, उसमें बोला कि भाषा के आधार पर राज्य बनाना खतरनाक होगा। हो सकता है भाषा के आधार पे मांग और बढ़ जाए, तो इन्होंने खारिज कर दिया। लेकिन प्रोटेस्ट चलते रहा। उसको देख करके कौन सी समिति बनी? जेबीपी समिति। इसके 3 मेंबर थे। अब बड़ा आसान है इसको याद करना, तीनों मेंबर का, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारामैया। निकल गया नाम, उनके नाम से ही समिति का नाम पड़ा। इन्होंने भी भाषा के आधार पर समिति को बनाने से खारिज कर दिया। इसी बीच में आंध्र प्रदेश एरिया में काफी प्रोटेस्ट शुरू हो गया। एक व्यक्ति थे श्री रामुल्लू। रामुल्लू ने क्या किया? 56 दिन इसके खिलाफ भूख हड़ताल किया और मर गए। कर सकते हो आप लोग? नहीं, उन्होंने किया। ये जब चीजें फैलने लगी तो उनके बाद, वो भी व्यक्ति कांग्रेस के ही थे, रामुल्लू, आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर एक नया राज्य बना दिया गया। और 1953 में एक कमेटी बनाई गई जिसको क्या बोलते हैं? राज्य पुनर्गठन आयोग। अब इसको भारत के कोने कोने में आयोग को जाना था और जाकर के पता करना था कि आपकी समस्या क्या है, आप राज्य क्यों चाहते हैं। तो इसका जो
कमेटी का अध्यक्ष जो था फैजल अली, क्या नाम था इनका, फैजल अली। एक जो सदस्य था उनका नाम था KM पनिकर, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। एक और कौन था, एक व्यक्ति का मैं नाम भूल रहा हूं, KM, हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू। ये 3 व्यक्ति थे। यह टीम झारखंड के भी दौरे पे आई थी और झारखंड में डिमांड किसका चल रहा था, झारखंड में जब यह टीम आई, इसके सामने विशाल प्रदर्शन किया गया, विशाल प्रदर्शन। और इस टीम को उस समय जो मरांग गोमके थे या जो भी झारखंड में लोग थे, उन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा कि हमें झारखंड को एक अलग राज्य बनाया जाए। ये टीम जहां जहां गई उसे झारखंड के लोगों से लेटर मिला कि झारखंड को अलग राज्य बनाया जाए। ये जब वापस गए, इन्होंने इस बात को कहा कि झारखंड में अलग राज्य के लिए कोई जनाधार नहीं है ज्यादा, इसलिए इसको हम लोग रिफ्यूज करते। तो राज्य पुनर्गठन आयोग भी संवेदनहीनता को दिखाया इस डिमांड के प्रति, क्योंकि ये आयोग तो था लेकिन आयोग फ्री नहीं था। आयोग रिपोर्ट दे सकता था लेकिन आयोग डिसीजन, निर्णय खुद नहीं कर सकता था। तो इन्होंने दबाव में, चाहे जो भी हो, रिपोर्ट को क्या बनाया कि झारखंड में उतना लोग नहीं है कि झारखंड की मांग कर रहे हैं, कुछ लोगों का डिमांड है। तो कुछ लोगों के डिमांड से क्या अलग राज्य बनेगा, नहीं। तो ये बातें उस समय पेश हुई और लोगों ने अलग राज्य की बात जग रखी, इन्होंने खारिज कर दिया। ये भी एक संवेदनहीनता को दिखाता है। इतना बड़ा आयोग ने झारखंड के बातों को सीरियस नहीं लिया। लेकिन कुछ लोग लिखते हैं उस समय कि इस आयोग जहां जहां गया उस जगह पे सिर्फ भीड़ ही भीड़ दिखी राज्य की डिमांड को लेकर के। इतना विशाल प्रदर्शन जल्दी नहीं देखा जाता। स्वतंत्रता आंदोलन के बाद एक बहुत बड़ा विशाल प्रदर्शन कहीं हुआ तो इस पुनर्गठन आयोग के सामने उधरना हुआ, लेकिन इसने बात ही को खारिज कर दिया। भाई क्या विडंबना है, यानी संवेदनहीनता जीरो था इनके अंदर। कमेटी ने अपना रिपोर्ट दिया, इस रिपोर्ट के आधार पे कई परिवर्तन हुए। वो सारे परिवर्तन को पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे, क्या क्या परिवर्तन हुए। उस समय स्टेट को 4 भागों में रखा जाता था, ABCD कैटेगरी। कुछ मेन राज्य, फिर कुछ राज्य, फिर चीफ कमिश्नरी, और कुछ राज्यों को रखा गया था अलग करके ABCD में। फिर सबको हटा करके 2 कैटेगरी बनाया गया, एक स्टेट और एक केंद्र शासित। इसी के रिपोर्ट के आधार पर बनाया गया। तो पॉलिटिकल साइंस में पढ़िएगा कौन कौन से स्टेट थे, मैं भी शायद पढ़ा चुके हो सर, पढ़ा चुके होंगे सर आपको। आगे देखिएगा, एक ये था, और लालू यादव का तो आप सुन ही लिए। अब रांची विश्वविद्यालय की बात सुन लीजिए। रांची विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है ना, तो रांची यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था बंकिम चंद्र महतो। बंकिम चंद्र चटर्जी मत कर लीजिएगा, बंकिम चंद्र महतो। वो रांची यूनिवर्सिटी में थीसिस लिख रहे थे, अपना PhD कर रहे थे। तो PhD में लोग अपना रिपोर्ट जमा करते हैं। तो उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया था, झारखंड शब्द इस्तेमाल किया था। यूनिवर्सिटी ने उनको इस पे रोक लगा दी थी कि आप झारखंड शब्द का इस्तेमाल अपने रिपोर्ट में नहीं कर सकते। बताइए, एक यूनिवर्सिटी उस रिपोर्ट में झारखंड शब्द को इस्तेमाल करने नहीं दे रहा। जब झारखंड शब्द का इस्तेमाल नहीं करने दिया तो आप समझ सकते हैं कि लोग कितने संवेदनहीन थे झारखंड को लेकर के। तो इसमें भी एक चीज ये है कि PhD करने वाले व्यक्ति को झारखंड शब्द का इस्तेमाल करने से क्या किया गया, रोक दिया गया। और उस आदमी का नाम क्या था, बंकिम चंद्र महतो। चलिए आगे देखते हैं। अब एक चीज और देखेंगे इसमें हम, आई थिंक आखिरी पॉइंट है ना, आक्रामक एवं प्रगतिशील नेतृत्व। आक्रामक मतलब थोड़ा सा ऐसा व्यक्ति जो चक्का जाम कर दे, ऐसा व्यक्ति जो रोक लगा दे, ट्रांसपोर्टिंग बंद कर दे, राज्य को बंद कर दे, थोड़ा सा गरम टाइप का। जब ऐसे व्यक्ति आते हैं ना तो बाहरी सरकार को भी सुनाई दे देती है। भगत सिंह ने क्या किया था, किसी आदमी पे फेंका था? नहीं, उन्होंने बोला था बाहरी सरकार को सुनाने के लिए आवाज करना पड़ेगा, आवाज उनके कानों तक पहुंचे, इसलिए उन्होंने बम फेंका था और खाली सीटों पर बम फेंका था, लेकिन उनको फांसी दी गई बाद में। अब एक साउथ इंडिया का चोर था, चोर नहीं मतलब एक व्यक्ति था, उसने बहुत दर्द झेला अपने गांव में। उसके गांव में बहुत तकलीफ थी
और उस तकलीफ को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री को अगर वो लेटर भी लिखता तो प्रधानमंत्री तरफ से कोई सुनवाई नहीं होती। इंदिरा गांधी पीएम थी, उसने दावा किया कि मैं प्रधानमंत्री आवास में घुसूंगा, चोरी करूंगा और निकल जाऊंगा। ऐसा लेटर जाएगा तो सब पढ़ेगा ना, देखेगा। तो सिक्योरिटी को टाइट कर दिया गया। वो घुसा, उसने एक रुमाल या कुछ ऑब्जेक्ट भी चुराया और बाहर भी निकल गया प्रधानमंत्री आवास से। तब फिर गया कि आखिर वो व्यक्ति आकर के एक छोटा सा सामान चोरी किया, इतना देकर के आखिर क्या था। तो अपने पीछे वो चीजों को छोड़ गया था कि मेरे पीछे लोग आए, और लोग आएंगे तो उसके गांव पहुंचेंगे, उसके गांव की जो जो समस्या है उस समस्याओं को सॉल्व किया जाएगा। जो पुलिस के द्वारा, जो वहां के लोकल लोगों के द्वारा उस गांव में समस्याएं थी, सॉल्व होता है। इस रियल कहानी पे हाल में एक मूवी आई थी, साउथ इंडियन मूवी ही थी, नहीं साउथ इंडियन मूवी थी, हाल में एक आई थी और काफी शानदार बना था। तो साउथ इंडियन हीरो है, टाइगर वगैरह नहीं है ना, जवान है वो बूढ़ा जवान है। अभी टाइगर 3 आया, लोग देखे ही होंगे कितने लोग। मैंने तो फर्स्ट डे ही देखा था टाइगर 3। तो अपना अपना शौक है, लोग देखता है। चलिए आगे देखिएगा। अब आक्रामक में क्या है, 2-3 चीज पे बात करते हैं। आक्रामक में दो ही पे देखते हैं मेन। एक है जेएमएम और एक कौन सा है, आसू। जेएमएम का गठन हुआ 1973 में गठन हुआ, और आसू का गठन हुआ कब, 1986। ये जो गठन हुआ ना, इसके नेता आक्रामक थे। इन्होंने ये नहीं बोला कि अब प्रदर्शन करें, ये करें। अच्छा, यहां से कमाई कहां से हो रहा, तो कोयला से। कहां से, तो खनिज से। बंद करो सब भाई, बंद करो, रोड जाम करो, ठप करो ट्रांसपोर्टिंग। कैसे नहीं सुनेगा, अब सुनना पड़ेगा इसको। तो 1973 में जब जेएमएम का गठन हुआ था, तो जेएमएम गठन में आपको शिबू सोरेन इसके सचिव बने थे, या उपाध्यक्ष बोल के चलिए, और अध्यक्ष कौन थे, विनोद बिहारी महतो बने। साथ में एक व्यक्ति और जुड़े, आनंद कुमार यानी एक्के राय जी। नाम नहीं सुना आपने, अच्छा आज बता दिया। आनंद कुमार एक्के राय, बस एक्के राय सुनते हैं ना, आनंद कुमार पूरा सुनिए। मेंस पढ़ रहे हैं ना, पीटी पढ़ेगा तो एक्के राय, मेंस पढ़ेगा तो आनंद कुमार, ठीक है। आनंद कुमार राय, मार्क्सवादी पार्टी। तो हम पढ़ेंगे इसमें थोड़ा सा आगे, जब चरण में जाएंगे ना तब इसको डिटेल से पढ़ेंगे इसी में। तो इन्होंने किया, आक्रामक नीति को अपनाया, और इसी के सपोर्ट के लिए एक स्टूडेंट विंग बना था जिसका नाम क्या था, आसू। क्या, हाँ, जेएमएम का स्टूडेंट यूनियन था, बाद में अलग हो गया, एक पार्टी बन गई। बात करेंगे इस पे जब चरण का बात करेंगे, फर्स्ट चरण, सेकंड चरण, थर्ड चरण, तो ये भी आएगा ना एक टाइम जो चरण है। तो इन्होंने क्या किया, आक्रामक आंदोलन किया, बंद करो, सब करो। और आपको एक बता देता हूं इतिहास, जेएमएम का गठन पार्टी झारखंड के गोल्फ ग्राउंड में हुआ, धनबाद के। ये जो गोल्फ ग्राउंड है ना, इसमें बना 1973 में 4 फरवरी को बना था। आज भी हर 4 फरवरी को यहाँ पे जेएमएम का प्रोग्राम होता ना। तो झारखंड से बना। अब एक चीज था कि जयपाल सिंह ने भी किया था, लेकिन जयपाल सिंह मुंडा क्या थे, आक्रामक नीति नहीं थी। ये राजनीतिक रूप से शांत रूप से प्रदर्शन करते थे। ये लोग बंद कर दो भाई, उस पे चलते थे। अभी देखिएगा सिंपल सा, धनबाद में आरोप लग रहा है कि यहाँ पे अभी कुछ क्रिमिनल्स क्या करते हैं, व्यापारियों को फोन करते हैं कि पैसा दो, और जो व्यापारी पैसा नहीं देता उस पर गोली चल जाती है। हाल में बैंक मोड़ में एक व्यापारी पे गोली चली। उसके बाद धनबाद के सारे व्यापारियों ने डिसीजन लिया कि हम धनबाद जिला को बंद करेंगे। उस दिन पूरा धनबाद जिला का एक एक दुकान तक बंद रहा। लोगों ने सपोर्ट किया, क्यों, गुंडागर्दी के खिलाफ। प्रशासन एक्टिवेट हुई और प्रशासन ने जो गैंगस्टर है उसके लोगों को पकड़ना शुरू किया, जेल भेजा, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उसके बाद इन्होंने बंदी को क्या किया, हटा लिया, क्योंकि अनिश्चितकालीन थी। तो अगर दबाव नहीं दिया जाता, बंद नहीं किया जाता, कि प्रशासन इतना एक्टिव होता। अभी देख लीजिएगा आप,
अगर कतरास से आ रहे हैं तो मटकुरिया गोधर में एक चेक पोस्ट है, वहां चेकिंग कभी नहीं होता था। मटकुरिया चेक पोस्ट है, चेकिंग नहीं होता था, अभी चेकिंग हो रहा है। बैंक मोड़ घुसने से पहले इधर भी एक चेक है और इधर भी है। बैंक मोड़ में चेकिंग, स्टेशन के पास चेकिंग, आगे पहुंच जाइए बरताड़ा के चेक, पॉलिटेक्निक मोड़, मतलब पुलिस हर जगह खड़ी है आपकी सुरक्षा के लिए। अभी पुलिस बहुत शानदार ड्यूटी कर रही है धनबाद में। क्यों? व्यापारियों ने बंदी किया, और बंद किया तो सबसे बड़ा दिक्कत किसको है? पुलिस कप्तान को दिक्कत है ना, वो फेल हो रहा ना। ये बातें कहां जा रही है? स्टेट लेवल तक जा रही है कि झारखंड में 3-3 एसपी होने के बाद, 3-3 आईपीएस होने के बाद अगर व्यवस्था ऐसे रहे धनबाद में, तो फिर 3 आईपीएस का क्या सिस्टम बनता है? क्यों इतना क्रिमिनल एक्टिविटी होगा? तो बंदी जब होता है ना, तो बंदी अपने आप में ताकत रखता है। आक्रामक नीति बोलते हैं उसको। इसी आक्रामक नीति को इन लोगों ने अपनाया। एक कारण ये भी है आक्रामक होना यहाँ के नेताओं को, और ये आक्रामकता धीरे धीरे अब देख रहे हैं कब है, 73 है, 86 है, 2000 में तो बन ही गया 14 साल बाद। इसके बाद 14 साल बाद तो झारखंड बन ही गया। कैसे बना उसमें हम डिटेल से चर्चा करेंगे चरणों में। तो झारखंड बनने के पीछे कई कारण रहे, जैसे हमने सारे कारण की आपको चर्चा की। तो ये था आपका एक पार्ट कि झारखंड बनने के कारण या झारखंड का परिचय, कारण का उल्लेख करें, और साथ में चरण जब पढ़ लेंगे तो आपका पूरा का पूरा चीज कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्लास में मैं इसको इतना ही छोड़ दूंगा, ठीक है। आपको घर जाना है, इस पर सोचना है विस्तार से कि झारखंड क्यों बना भाई। बिरसा मुंडा कहानी पढ़ चुके हो विद्रोह पढ़ चुके हो, संथाल विद्रोह पढ़ चुके हो, सारे विद्रोह पढ़ चुके हैं आप लोग। आप सोचिए आखिर क्यों हुआ, एकदम माइंड को दौड़ाइए, क्यों हुआ, क्यों लोगों के मन में ऐसा आया। अगर आप उस जगह पे होते तो अपने आप को उस जगह पे रखिए। क्या कोई एक चेहरा है झारखंड मूवमेंट का? मैंने क्या बोला? ये आंदोलन में विविधता है, आंदोलन में बायोडाइवर्सिटी, खूब डाइवर्सिटी है आंदोलन में। हर फ्रेम में अलग अलग लोग हैं, हर स्टेज पे अलग अलग लोग हैं। जब तक झारखंड बन नहीं गया, और झारखंड बनने का पहला सपना था कि अबुआ राज कायम हो। क्या निष्कर्ष में आपको लग रहा है अबुआ राज कायम हो गया? निष्कर्ष पे अच्छे से बात करना होगा ना। जब सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच पे बात करेंगे ना, तब हम अंततः किस पे बात करेंगे? निष्कर्ष पे, कि क्या निष्कर्ष निकलना चाहिए इसका। अभी तो हम शुरू करेंगे, अगले जो क्लास है वहां पे शुरू करेंगे 1912 से। आंदोलन का पहला चरण से हम शुरू करेंगे, देख लीजिएगा। आंदोलन का हम पहला चरण से शुरू करेंगे, 1913 से दिया हुआ। चलिए हम 12 से बात करेंगे, जो बिहार अलग राज्य बना। अब वहां से ले जाएंगे 1938 तक, जहां पे एक आंदोलन रहा। दूसरा हम जाएंगे, इसमें कई चीजें पढ़नी है। पार्टियां बनी, आदिवासी महासभा बनी, कई समाज बने। आदिवासी महासभा ही जाके बाद में झारखंड पार्टी बनी। तो झारखंड पार्टी के बारे में जानना है, जेएमएम पार्टी के बारे में जानना है, आसू के बारे में जानना है, एके राय के बारे में जानना है। अब उस समय का हमें केंद्र में राजीव गांधी के बारे में जानना है। राजीव गांधी ने भी पहल किया था झारखंड बनाने को लेकर के। उनके गृह मंत्री को उन्होंने बोला था, बूटा सिंह गृह मंत्री थे, और उन्होंने झारखंड में चीजों को भेजा था। एक उस समय सीएम थे, कौन, भागवत झा थे, कोई सीएम थे आजाद। उन्होंने इसमें दिलचस्पी नहीं लिया। अगले क्लास में हम ये बात करेंगे, थोड़ा पॉलिटिकल साइंस में जाएंगे, एक अलग राज्य बनाने के लिए हमारा संविधान क्या कहता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। एक अलग राज्य कैसे बनेगा, तो हमें भाग 1 में जाना होगा, संघ में कुछ आर्टिकल को देखना होगा, विशेष तौर पे कौन सा आर्टिकल देता है, उसमें क्या करना होगा। सबसे पहले राज्यपाल से अनुमति, राज्यपाल राज्यों से को भेजेगा कि आपकी राय क्या है, आपके राज्य को कैसे हम क्या अलग राज्य बना सकते हैं, उनकी अनुमति लेगा। और अनुमति के लिए, मानने के लिए बाध्य नहीं है, सिर्फ उनसे पूछेगा। और पार्लियामेंट चाहे ना तो किसी भी राज्य को 2 भाग में बांट सकता है। हम पूरा डिटेल उसमें बात करने वाले हैं कि सिर्फ ये नहीं कि झारखंड कैसे बना, झारखंड बनाने का प्रोसेस क्या है भाई। उतने दिन से डिमांड चल रहा था, नहीं बना, 2000 में बना। केंद्र में किसकी सरकार थी, 2000 में बिहार में किसकी सरकार थी, किसने इसमें हाँ किया। लालू यादव नाना ना करते करते हाँ क्यों आ गए। राबड़ी देवी का क्या रोल था, राबड़ी देवी याद है ना,
वो भी आएंगे इसमें, वो भी आएंगे। लालू जी के पार्टी को नुकसान हुआ, उनको सरकार चलाने के लिए सहयोग चाहिए था बीजेपी से या किसी से, तो सहयोग कैसे मिलेगा, कैसे सरकार गिरी? झारखंड बनने में बहुत पेच है। तो पहले कारण समझ गए, अगले क्लास में क्या समझेंगे, इस पे डिटेल समझेंगे। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है? इसको बंद कर दीजिए।